ऑलराइट, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स को। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अब हमने क्या करना है कि क्विक रिवीजन करनी है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। उसमें हम आईएएस भी करेंगे रिवाइज, सॉरी आईएफआरएस भी करेंगे, और साथ साथ हम उसके रिस्क्स भी देखेंगे, और साथ साथ उसके प्रोसीजर्स। अब कंप्लीट प्रोसीजर तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू राइट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नोट्स, वहां से हम उसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईएफआरएस से। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले हम करेंगे। अब अगेन क्विक रिकॉल कि देखो यार, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पता होनी चाहिए। और अकाउंटिंग जब हम कहते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। जब आपको अकाउंटिंग पता है ना, तो अकाउंटिंग का ऑपोजिट जो है ना वो रिस्क है। अकाउंटिंग का जो ऑपोजिट है, जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो ना हुई हो, ये रिस्क होता है। और फिर उसका रेलेवेंट प्रोसीजर है कि फॉर एग्जांपल अगर हम उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हमें क्या क्या चीजें टेस्ट कर रहे हैं। अब ये याद रखो कि ये जो दो चीजें हैं ना, आपके पास रिस्क एंड प्रोसीजर, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो आपके पास किस चीज से है? वो दोनों का ताल्लुक अकाउंटिंग से है। आपको अकाउंटिंग आती होगी तो रिस्क भी लिख लोगे, क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद ही लिखना होता है कि देयर इज अ रिस्क, और आगे वो लिख दिया। और प्रोसीजर में भी हमने ज्यादातर प्रोसीजर्स में हमने अकाउंटिंग की चेक करनी होती है। सो जब आपको ये अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी तो रिस्क और प्रोसीजर आपको लाजमी समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो उससे रेलिवेंट है। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस मेन आईएफआरएस। तो आईएफआरएस 2 हम डिस्कस करेंगे, विच इज द शेयर बेस्ड पेमेंट। IFRS 5 हम डिस्कस करेंगे, विच इज द नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। IFRS 8 डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। IFRS 9 डिस्कस करेंगे, विच इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IFRS 15 डिस्कस करेंगे, विच इज द रेवेन्यू। IFRS 16 डिस्कस करेंगे, विच इज द लीजेस। अब बीच में जो ग्रुप के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें IFRS 3 है, IFRS 10 है, वो फिर जब आप ग्रुप ऑडिट कर रहे होंगे तो वहां पर वो चीजें कवर होंगी। अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल की। सो भाई, सबसे पहले हमारे पास IFRS 2 है। IFRS 2 क्या है भाई आपके पास? IFRS 2 इज सिंपली द शेयर बेस्ड पेमेंट। IFRS 2 क्या है भाई? IFRS 2 सिंपली आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट। अब शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है? सॉरी, कि एक एंटिटी पेमेंट कर रही है विच इज शेयर बेस्ड। अब एक एंटिटी पेमेंट क्यों करती है? जब एक एंटिटी गुड्स या सर्विसेज ऑब्वियसली लेती है, गुड्स परचेज करती है या सर्विसेज लेती है, तो इन एक्सचेंज उनको पेमेंट करनी होती है। अब वो पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सचेंज, और वो जो पेमेंट है वो शेयर बेस्ड है। अब हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट है। एक हमारे पास इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है, और एक हमारे पास कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है। एक हाइब्रिड भी है, लेकिन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन वंस, व्हिच इज द इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट और कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। अब जब आप इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे एंटिटी क्या कर रही है? यहाँ पर एक एंटिटी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट शेयर्स या शेयर ऑप्शंस दे रही है। ठीक है जी, गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट शेयर्स या शेयर ऑप्शन दे रही है। तो बेसिकली एंट्री क्या होती है? डेबिट हो जाता है प्रॉफिट और लॉस, और क्रेडिट हो जाता है इक्विटी। अब जब तक ये ऑप्शंस होती हैं तो याद रखना कि ये हम इसको अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के अंदर रिपोर्ट करते हैं। और अगर एक्चुअल शेयर्स हो तो फिर वो अगेन शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की तरफ बात जाती है, लेकिन जब तक ऑप्शंस होती हैं तो ये इक्विटी रिकॉर्ड होती है। सो डेबिट एंट्री इज द प्रॉफिट और लॉस, एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, क्रेडिट हो जाता है इक्विटी। अब ये जो बेसिकली इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट होती है, व्हेन इट कम्स टू गिविंग द ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, तो याद रखो कि ये डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ राइट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट पे। नंबर्स ऑफ राइट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट पे ये डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ राइट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। क्या मतलब होता है भाई इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 डायरेक्टर्स को शेयर ऑप्शंस दी हैं, तो उसमें से कितने लोग स्टे करें? और फिर इसमें हमेशा हम फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट लेते हैं। ठीक है। और फिर एक हमारे पास इसमें चीज होती है विच इज द टाइम फ्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर 3 साल की कंडीशन है
तो पहले साल हम कैलकुलेशन को 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3 कर रहे होते हैं। अब ये इक्विटी सेटल शेयर बेस पे। अब ये याद रखो कि अब ये तो हो गई ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर रिस्क क्या है? इसके अंदर रिस्क क्या है भाई? अब रिस्क इसमें सबसे पहले ये है कि इनका एस्टिमेट गलत हो, इनकरेक्ट एस्टिमेट हो। नंबर वन, जब इनकरेक्ट एस्टिमेट होगा तो फिर क्या होगा, वो फिगर ये डेबिट और क्रेडिट वाली फिगर है ये गलत आएगी, बिकॉज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ राइट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट पर। ठीक है जी, तो फिगर गलत हो। नंबर टू, फेयर वैल्यू जो है वो शेयर की वो इनकरेक्ट हो, तो इनकरेक्ट फेयर वैल्यू के इश्यूज हो, तो फिर भी कैलकुलेशन आपकी गलत होगी। या फिर इन्होंने इमीडिएट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया हो रादर देन रिकॉर्डिंग ओवर द पीरियड, के जाहिर बात है जितने सालों की कंडीशन होगी उतने पे रिकॉर्ड करना है, तो इमीडिएट एक्सपेंस इन्होंने क्या कर लिया हो, रिकॉर्ड कर लिया हो। चौथा रिस्क किससे रिलेटेड ये हो सकता है कि इक्विटी की मिस क्लासिफिकेशन हो, क्योंकि जब तक वो ऑप्शन है वो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में रहेगा, तो हो सकता है कि इन्होंने डायरेक्टली उसको शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड कर लिया हो। अब देखो ये मैं तमाम पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ इसके, लेकिन आपने ऑब्वियसली जब एग्जाम के अंदर आएगा तो फिर आपने एग्जाम स्पेसिफिक रिस्क जो है वो क्या करने होंगे, वो लिखने होंगे। इसी तरीके से जब हम आते हैं कैश सेटल पर, कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट। अब जब आप कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट की बात करते हो, तो कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट के अंदर एक एंटिटी कैश पे कर रही है, पेइंग कैश बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस, पेइंग कैश बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस। अब सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ राइट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फर्क आता है, और वो फर्क आता है कि यहाँ पर हम जो फेयर वैल्यू ले रहे होते हैं वो एट ईच रिपोर्टिंग डेट होती है, क्योंकि हर साल शेयर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जो आपके अमाउंट से चेंज हो। सेकंड चीज इसकी ट्रीटमेंट की है, डेबिट एंट्री तो सेम है, वही डेबिट एंट्री गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन क्रेडिट एंट्री इज द ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, या इक्विटी नहीं आएगा। फर्क क्या है, इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट के अंदर हमने क्रेडिट इक्विटी को किया है, क्योंकि वहां पे एक एंटिटी जो है वो शेयर्स या शेयर ऑप्शन दे रही है, पेमेंट नहीं कर रही। यहाँ पे एक एंटिटी पेमेंट कर रही है बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस, तो इसलिए हम तो एक तो हर साल की जो रिपोर्टिंग डेट पे शेयर की प्राइस है वो ले रहे हैं, दूसरा हम इक्विटी को क्रेडिट नहीं करके बल्कि ऑब्लिगेशन को क्रेडिट कर रहे हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे रिस्क जो है वो सेम रहेंगे कि फेयर वैल्यू के इश्यूज हो, इमीडिएट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया हो, इनकरेक्ट फेयर वैल्यू यूज की हो, इनकरेक्ट एस्टिमेट हो। ठीक है जी। और फिर उसके बजाय लाइबिलिटी के बजाय अब अगर इसको हम देखें तो इक्विटी सेटल को इन्होंने कैश सेटल रिकॉर्ड ना कर दिया हो, ये कैश सेटल को इन्होंने इक्विटी सेटल रिकॉर्ड ना कर दिया हो, तो वहां पर भी अगेन जो हमारे पास मेन रिस्क आएगा वो किस चीज का आएगा, मिस क्लासिफिकेशन का। ठीक है जी, मिस क्लासिफिकेशन का जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास रिस्क आएगा। ठीक है। सो ये मेन चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए कि भाई इक्विटी सेटल, वैसे तो ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन मेन चीजें इसमें यही है कि इक्विटी सेटल है और एक कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट है। मेनली एग्जामिनर यहीं तक आपका नॉलेज जो है वो यूजुअली देख रहा होता है। ठीक है। उसके बाद जब आप आते हो प्रोसीजर्स पर, जब आप आते हो आगे ऑडिट प्रोसीजर्स पर, तो भाई देखो ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, अब मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था भाई आप सोर्स डॉक्यूमेंट चेक कर लो, ठीक है, जहां से आपको इनिशियल एविडेंस मिल रहा है। आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उसकी करेक्ट होनी चाहिए वो चेक करो कि हुई है कि नहीं हुई। और फिर मैंने आपसे कहा था उसके अंदर आपके पास डिस्क्लोजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपसे कहा था कि वो तो एक मुफ्त का नंबर है। और फिर तीसरी चीज आपके पास क्या है, द थर्ड थिंग इज अदर रेकॉर्ड्स। ये तीसरी चीज जो आपके पास है वो अदर रिकॉर्ड्स है। सो तीन चीजें आपने चेक करनी है, एक आपने सोर्स डॉक्यूमेंट चेक करना है, एक आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करनी है, एक आपने अदर रिकॉर्ड चेक कर लेने हैं, और एक वो मैंने आपको बताया था क्रॉनिक हमारे पास था AEIOU वाला, एथिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरीज, इंस्पेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस और रिकैलकुलेशन। अब भाई ये प्रोसीजर्स पे जब आप आ रहे हो तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये शेयर ऑप्शंस दी हुई है
तो एक डायरेक्टर को कितनी ऑप्शन दी हुई है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, कहाँ से मेनली पता चलेगा कि भाई ये अनाउंसमेंट क्या हुई है, कितने डायरेक्टर्स को कितनी ऑप्शंस दी गई? तो सबसे पहला प्रोसीजर तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बोर्ड मिनट्स का। सबसे पहला प्रोसीजर आपके पास यहाँ पर है बोर्ड मिनट्स का, कि बोर्ड मिनट्स के अंदर ये डिसाइड हुआ होगा कि भाई कितने डायरेक्टर्स हैं और ईच डायरेक्टर को कितनी ऑप्शंस दी गई हैं, आपका मार्केट कंडीशंस जो हैं वो क्या है, नॉन मार्केट कंडीशन क्या है, वेस्टिंग पीरियड कितना है, वो सारी चीजें कहाँ पे होंगी भाई, वो बोर्ड मिनट्स के अंदर। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि रिव्यू द बोर्ड मिनट्स टू चेक द फॉलोइंग, और वो एक एक करके आप बात भी लिख सकते हैं कि भाई वेस्टिंग पीरियड, मार्केट कंडीशंस, नॉन मार्केट कंडीशंस, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें। उसके बाद अगर आपके पास वही इक्विटी सेटल्ड है, तो फिर हमारे पास हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में रिकॉर्ड हुई है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भाई उसको करेक्टली एक्सपेंस आउट किया गया है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए हैं एज पर IFRS 2। और फिर चूंकि ये कैलकुलेशन है जिसके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्व है, तो फाइनेंस डायरेक्टर से पूछो कि हाँ जी उनको कैसे लगता है कि भाई उनके नंबर ऑफ राइट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, उसका रैशनल क्या है, उसके बेसिस क्या है। तो इंक्वायर करो फाइनेंस डायरेक्टर से, फाइनेंस डायरेक्टर से डिस्कस करें, इंक्वायर करें, डिस्कस करें फाइनेंस डायरेक्टर से। उसके बाद भाई फिर आपकी चूंकि कैलकुलेशन है जो कि सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ राइट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय द टाइम फ्रैक्शन। तो भाई उसको क्या करो, इसको रीकैलकुलेट करो, रीकैलकुलेशन करो। और चूंकि आपको पता है कि हम जब इस ऑन गोइंग बेसिस पे ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, पिछले साल भी हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होता है, क्योंकि वो जब टाइम फ्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, 1/3, 2/3, तो 1/3 का मतलब क्या है कि एक साल में रिकॉर्ड हो गया, फिर 2/3 का मतलब है कि अब पिछले साल जो रिकॉर्ड हो चुका उसके अलावा जो है वो इस साल आपने रिकॉर्ड करना है। तो फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर भी इसको क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे कि भाई पिछले साल जो है वो कितना एक्सपेंस जो है वो सिंपली रिकॉर्ड हुआ होता है। अब ये चीजें आप यार चेक कर लोगे तो ये सिंपली आपके पास क्या बन गए, प्रोसीजर्स बन गए। सो बोर्ड मिनट चेक कर लिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको चेक किया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसके एक्सपेंस की आपने क्लासिफिकेशन देखी, डिस्क्लोजर्स देखे नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंस डायरेक्टर से इंक्वायर किया रैशनल, उसके बाद आपने रिकैलकुलेट किया। ठीक है जी। और फिर आपको पता है कि फिर इसमें फर्दर चीजें हैं, जिस तरह फेयर वैल्यू, हमने शेयर की प्राइस की मालूम करनी है तो वो स्टॉक मार्केट से हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्होंने कैलकुलेशन के अंदर फेयर वैल्यू यूज की हुई है वो कितनी फेयर वैल्यू यूज की हुई है। सो अब देखो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रोसीजर्स वो हमने क्या करने हैं भाई, हमने सिंपली चेक करना है। इसी तरीके से अगर आपने मिसाल के तौर पे कुछ डायरेक्टर्स को पेमेंट्स कर दी, ठीक है, तो जिनको पेमेंट्स कर दी हैं उसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल पेमेंट्स हो गई हैं तो उस पेमेंट्स को वेरीफाई करें, वो कैश कैश बुक से, बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास एक और रेलिवेंट प्रोसीजर, आपके पास एम्प्लॉई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी कोई शेयर ऑप्शंस लिखी हुई हैं तो वहां से भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये देखो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, जो कि सारी चीजें जो कि आपने चेक करनी है। ठीक है जी। सो ये IFRS 2 है आपके साथ। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे है भाई IFRS 5। IFRS 5 क्या है भाई, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और साथ ही उसके एक और भी चीज है इसके अंदर विच इज नोन एज द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब अगर एक एसेट को आप उसकी वैल्यू को यूज करके रिकवर नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप उसको सेल करके रिकवर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देंगे। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना, अब ये कई दफा एग्जाम में आ चुका है, अगर आपने एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना है तो ये क्राइटेरिया मीट करें। देखें सेल का क्या क्राइटेरिया है भाई आपके पास, सेल इज हाईली प्रोबेबल। ठीक है जी, सेल हाईली प्रोबेबल हो कि वो एसेट बिक जाएगा। अब इसके अंदर ऑब्वियसली क्या है कि मैनेजमेंट सही तरीके से उसको मार्केट किया हो, मैनेजमेंट की इररिवोकेबल डिसीजन हो, ठीक है जी, मैनेजमेंट की इंटेंशन हो टू सेल द एसेट, एक्शंस ले रहे हो प्रॉपर। ठीक है जी, एक्टिव, सॉरी, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। ए स्टैंड्स फॉर क्या है जनाब, अवेलेबल फॉर
इमीडिएट सेल की, जब इन्होंने बेचने का इरादा कर लिया है तो फिर अब आप ये उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो, बल्कि वो इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल हो। और लोकेटिंग अ बायर, आप उसके लिए बायर भी देख रहे हो एक्टिव मार्केट के अंदर, उसको आपने अनाउंस कर दिया हो कि भाई हम इसको बेचने जा रहे हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं। और एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 12 months, और वो एसेट 12 महीनों के अंदर अंदर बिक जाएगा। अगर ये सारा का सारा क्राइटेरिया मीट हो जाए तो आप उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे। आप क्या करेंगे, उसको रिमूव फ्रॉम नॉन करंट एसेट, आप उसको नॉन करंट एसेट्स रिमूव कर देंगे एंड रिकॉर्ड इन द करंट एसेट, और इसको करंट एसेट में रिकॉर्ड कर देंगे एज हेल्ड फॉर सेल। और हेल्ड फॉर सेल के हेड में उसको करंट एसेट में रिकॉर्ड कर देंगे। और किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, at lower of its carrying value, which is the book value, and fair value less cost to sell। ठीक है जी। और उसकी अगर कोई भी इम्पेयरमेंट होगी, इफ देर इज एनी इम्पेयरमेंट, इफ देर इज एनी इम्पेयरमेंट, तो फिर वो कहाँ चली जाएगी, वो सिंपली चली जाएगी प्रॉफिट और लॉस। अब ये सिंपली ट्रीटमेंट है। और लास्ट चीज इसके अंदर ये है कि जब आप उसको हेल्ड फॉर से क्लासिफाई कर देंगे तो फिर आप उसके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नो डेप्रिसिएशन वुड बी रिकॉर्डेड। अब देखो भाई इसमें रिस्क क्या है। भाई रिस्क ये है कि सबसे पहले क्राइटेरिया इज नॉट मेट, कि मैनेजमेंट की इंटेंशन ना हो, मैनेजमेंट विलिंग ना हो। अब ये कैसे होता है, मिसाल के तौर पे सम टाइम मैनेजमेंट प्राइस ही ऐसी कोट कर रही होती है विच शोज कि भाई ये मैनेजमेंट सीरियस नहीं है। मिसाल के तौर पे एक एसेट की मार्केट वैल्यू 10 लाख, ये मार्केट में उसको कह रहे हैं कि हम जी 15 का बेचेंगे, इसका मतलब है कि मजाक कर रहे हैं ना, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू सेल द एसेट। तो भाई क्राइटेरिया इज नॉट मेट, क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो, ठीक है जी, और वो एसेट 12 महीनों के अंदर अंदर नहीं बिकेगा, और ये बायर भी इन्होंने अभी तक नहीं ढूंढा, उसको एक्टिव मार्केट में ट्रेड भी नहीं कर रहे और यूज भी किए जा रहे हैं, एसेट को अवेलेबल नहीं है फॉर इमीडिएट सेल, तो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, फिर भी इन्होंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है जी। इनकरेक्ट फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया है, इनकरेक्ट फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लिया। नो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट उसकी रिकॉर्ड नहीं की। इम्पेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट करना होता है बिफोर यू क्लासिफाई दैट थिंग एज हेल्ड फॉर सेल, और जो भी इम्पेयरमेंट है वो आपने प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करनी है। तो हो सकता है कि नो इम्पेयरमेंट रिव्यू, इन्होंने जनाब उसका इम्पेयरमेंट रिव्यू ही कंडक्ट ना किया हो। डेप्रिसिएशन इज स्टिल बीइंग चार्ज। ठीक है, जब आपने उसको क्या कर लिया, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करना, हो सकता है उन्होंने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हो। अब ये क्या है, ये सारे रिस्क हैं, और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर कोई भी रिस्क लिखने से पहले सबसे पहले आपने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखनी होती है। अब देखो यार, ये तो एक फुल ट्रीटमेंट है ना। अब एग्जाम में अगर वो हेल्ड फॉर सेल कहता है तो आप कहेंगे कि यार अकॉर्डिंग टू IFRS 5 ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे एन एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल if the sale is highly probable and the asset is available for immediate sale and the sale is expected to be made within 12 months. So asset should be accordingly removed from the non-current asset and be recorded in the current asset at lower of its carrying amount and the fair value less cost to sell, and no depreciation should be charged after classifying it as held for sale. So there is a risk, और नीचे फिर आपने risk लिख देना है। ठीक है जी। सो ये आपने ऐसे ही करना है। अच्छा, उसके बाद भाई आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास है भाई प्रोसीजर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है भाई प्रोसीजर्स। अब देखो अगेन ये डिसीजन कहाँ हुआ होगा, मैनेजमेंट की इंटेंशन का कहाँ से पता चलेगा कि इररिवोकेबल डिसीजन है, इरिवर्सिबल डिसीजन है, दे आर कमिटेड टू सेल द एसेट, वो सीरियस है। अगेन कहाँ से पता चलेगा, ये बोर्ड मिनट से पता चलेगा। तो बोर्ड मिनट से हम क्या करेंगे, बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट की, सॉरी, इंटेंशन देखने के लिए। उसके बाद भाई फिर क्या करेंगे भाई, फिर जनाब इंक्वायर करेंगे फाइनेंस डायरेक्टर से कि भाई उन्होंने उसको एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर दिया। अगर वो कहें जी बिल्कुल कर दिया, तो मुझसे बताएंगे अच्छा जी बताएं आपने कहाँ पे इसको मार्केट किया, तो वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो जो पोटेंशियल किसी भी मार्केट के अंदर उन्होंने उसको ट्रेड किया है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, उनसे कहेंगे यार हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। इंक्वायर कर लेंगे फाइनेंस डायरेक्टर से कि भाई ये 12 महीनों के अंदर अंदर बिक जाएगा, एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन करें। फिजिकल इंस्पेक्शन किस लिए करनी है, कि भाई जाके चेक करें कि वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है या स्टिल अभी तक इनके इस्तेमाल के अंदर है। और अभी भी वो उसको यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ।
ठीक है जी। उसके बाद भाई उसकी मार्केट वैल्यू कंफर्म करें, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ताकि पता चले कि भाई इन्होंने उसको लोअर ऑफ करेक्टली कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल देखें कि भाई हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के बाद इन्होंने उसको जनाब अभी डेप्रिशिएट तो नहीं किया। ठीक है जी। करंट एसेट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया हुआ या नहीं किया। और फिर जो इसके साथ एक एडिशनल ट्रीटमेंट हमारे पास आती है कि वो एसेट या वो डिवीजन, सिर्फ एसेट नहीं हो सकता है वो पूरी डिवीजन हो सकता है पूरा सीजी हो, वो एसेट या वो डिवीजन जिसको इन्होंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, वो एसेट या वो डिवीजन जिसको इन्होंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है, भाई क्या चेक करना है भाई उसकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कि उसके प्रॉफिट को इन्होंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में शो किया कि नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर, सो ये क्या क्या चीजें हैं कि अगर आपने कोई एसेट हेल्ड फॉर से क्लासिफाई कर दिया, कोई डिविजन है, कोई सब्सिडरी है जो कि आपने खरीदी ही बेचने के लिए है, तो उन सब को क्या करना है आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करना है। आपने शेयर होल्डर्स को ये शो करना है कि दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस, और ये है भाई आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का भाई रिस्क ये है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमने क्या चेक करना है कि उन्होंने रिस्क, साथ रिस्क मैंने बता दिया आपको कि भाई उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर उन्होंने स्प्लिट ना किया हो प्रॉफिट को। और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाके ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आपने उसको चेक भी करना है कि भाई उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में शो किया है कि, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है ये FRS 5। ठीक है जी, तो इसको हम रिस्क में भी लिख लेंगे। कि भाई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन उस रिस्क किया है कि उन्होंने उसको ना शो किया हो प्रॉफिट को कॉन्टिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड के अंदर। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया भाई IFRS 5। लास्ट स्टैंडर्ड जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है IFRS 8। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अच्छा, बाकी स्टैंडर्ड्स का तो ये है ना कि मिसाल के तौर पे अगर शेयर बेस्ड पेमेंट की वो खुद बात करेगा, हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भाई IFRS 2 है। अगर वो एसेट को सेल करने की बात करेगा हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि IFRS 5 है। लेकिन IFRS 8 का ना वो सीधी सीधी बात नहीं करता एग्जाम में, हमें खुद अंदाजा लगाना होता है कि यहाँ पे IFRS 8 लिखना है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स वो कब होता है कि मिसाल के तौर पे उसने आपको ये बता दिया कि इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल मल्टीपल लोकेशंस के अंदर सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अमेरिका में भी सेल करते हैं, यूरोप में भी सेल करते हैं, एशिया में भी सेल करते हैं। तो वो खुद नहीं बताएगा, आपको खुद माइंड में लेकर आना है कि अच्छा ठीक है भाई मल्टीपल लोकेशन पे सेल सेल हो रहा है, तो भाई क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की इम्प्लीकेशन भी आएंगे। अब हमें पता है कि सबसे पहले भाई हम जो है वो किस चीज को डिफाइन करते हैं, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं भाई सेगमेंट को, कि भाई IFRS 8 के मुताबिक सेगमेंटल रिपोर्टिंग में सेगमेंट किसको बोलता है। अब ये हमने इसके बारे में पता है कि भाई सबसे पहले तो कि जो एंटिटी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उस सेगमेंट की डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करे। भाई मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हमें पता है कि ठीक है यार इसके बारे में हमें पता है ऑलरेडी, इसकी हमें इंडिविजुअल सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें कि यार एक फुला प्रोडक्ट है, फुला डिवीजन है, फुला हमारे पास एरिया जिसकी हमें सेपरेट रिपोर्टिंग चाहिए, तो उसका मतलब है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिक्वायर करता है कि भाई इसकी मुझे अलग से रिजल्ट बताओ। उसके सेपरेट उसके जो फिर सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जो सेपरेट रिकॉर्ड है वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो। और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते, डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन उसकी अवेलेबल ही नहीं है, तो भाई फिर उसका आपके पास सेगमेंट नहीं कहलाएगा। और उसके बाद जो मेन चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर है वो हमारे पास जो आपके पास बेंच मार्क्स हैं, जो थ्रेश हैं, जो क्वांटिटेटिव थ्रेश हैं, जो कि स्टैंडर्ड ने IFRS 8 ने डिफाइन किया है कि भाई आप सेगमेंट किसको बोलोगे।
वो प्रॉफिट, एसेट और रेवेन्यू कि अगर उस सेगमेंट का प्रॉफिट 10% और मोर 10% है ऑफ टोटल प्रॉफिट, मिनिमम 10% हम बात करें, या उसके एसेट 10% ऑफ द टोटल एसेट, या उसका रेवेन्यू 10% है ऑफ टोटल एसेट्स, तो भाई इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई क्या है, ये सेगमेंट है, ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है। और फिर स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि जो 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू है, 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू है, उसको आपने सेगमेंट की फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करना है। तो अगर इसका मतलब है कि वो अगर इंडिविजुअल सेगमेंट नहीं 10% का क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे, फिर एक या दो से ज्यादा सेगमेंट को इकोनॉमिक सिमिलैरिटी की बेसिस पे अमेलगमेट किया जाएगा, क्यूमुलेट किया जाएगा, जब तक आप 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू को सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं करते। अब ये पूरा स्टैंडर्ड है आपके पास, बस यही चीजें हैं इसमें। ठीक है जी। सो IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एक तो मैंने आपको बताया कि जिस इनकी इंफॉर्मेशन एक एंटिटी का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिक्वायर करे और जिसके डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो, और फिर उसकी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स क्या है कि वो प्रॉफिट का 10%, एसेट का 10%, रेवेन्यू का 10%, इनमें से कोई भी, और फिर 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू को आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है उसकी, यानी सेगमेंट्स की फॉर्म में शो करना, डिस्क्लोज करना, क्योंकि डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। अब रिस्क क्या है? रिस्क आप खुद देख लें क्या क्या है। भाई रिस्क ये है कि मिसाल के तौर पे एक थ्रेशोल्ड मीट ना करता हो और उन्होंने उसको सेगमेंट बना के शो कर दिया हो, ठीक है जी, 75% ऑफ द सेगमेंट्स को रिपोर्ट ना किया हो, ठीक है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग ओवरऑल की ही ना हो, तो थ्रेशोल्ड इनकरेक्ट हो, 75% की रिपोर्टिंग इन्होंने नहीं की जो रिक्वायर्ड है। अब जो मेन रिस्क ऑब्वियसली इनकी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड की छोटी है, तो मेन रिस्क इसके ऑब्वियसली यही है जो कि डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। अब इसमें जब बात आती है हमारे पास प्रोसीजर्स की, कि भाई अब ऑडिटर प्रोसीजर्स क्या लगाएगा, ठीक है जी, तो पहले तो आप अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए ना, पहले तो आप देखें ना कि पहले कौन से सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है जी, पहले कौन से सेगमेंट्स को ये डिस्क्लोज करता है उसको देखें। उसके बाद नंबर 2, आप इनके जिस बेसिस पे इन्होंने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड डिफाइन किए हैं सेगमेंट्स के बेसिस पे, फाइनेंस डायरेक्टर से डिस्कस करें, हाँ जी बताएं ये जो आपने सेगमेंट्स डिफाइन किए क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड पे, कौन सा क्राइटेरिया आपने बेसिकली मीट किया है, एसेट का, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, ठीक है जी, वो देखें। उसके बाद फिर ओवरऑल चेक करें कि ये 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू है, ये डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, ठीक है जी। सो वही जो रिस्क है उन्हीं चीजों को चेक करने का नाम प्रोसीजर है। याद रखें कि जहां जहां पे हम जो जो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उसी को आगे जाके हम टेस्ट कर रहे हैं, और वही ऑडिट प्रोसीजर है। कि मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि इम्पेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे इम्पेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट किया है कि नहीं किया, इंक्वायर करें फाइनेंस डायरेक्टर से whether the impairment review was conducted, ठीक है जी। सो अगर आपको स्टैंडर्ड आता होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड आता होगा तो आप क्या करोगे, रिस्क भी निकाल लोगे और आप प्रोसीजर्स भी बना। अब देखिए IFRS 8 की ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दी। IFRS 8 की ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट ये होता है कि जो दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच में इट अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग सेगमेंट उसको कहते हैं जो कि रेवेन्यू अर्न कर रहा हो, एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हो, इसलिए हम कहते हैं कि जो हेड ऑफिस होता है वो सेगमेंट नहीं होता, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता, वो जस्ट मैनेज कर रहा होता है बाकी डिविजन्स को। इसी तरीके से whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker और for which discrete financial information is available, ये तो हो गया कि जिसको हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि भाई 10% का क्राइटेरिया है, वो 10% का क्राइटेरिया जो है वो आपके पास किस चीज का है, या आपके पास वो रेवेन्यू का है 10% का हो, या एसेट्स का है, या फिर आपके पास किस चीज का है, प्रॉफिट और लॉस का 10%। उसके बाद ऑडिट प्रोसेस का मेन देखें, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिक्वायर्स लिस्टेड कंपनीज टू डिस्क्लोज
in note to the financial statement information about the performance of the various different operating segments. The financial statement is the non-disclosure of the information relating to these operating and geographical segments. उसके बाद आ जाओ भाई procedures. The auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of the segment information, obtaining an understanding of the method used by the management in determining the segment information, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आप इंक्वायर करें. फिर वही परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एपीज देखें भाई पहले कौन कौन से ये सेगमेंट्स जो है वो डिस्क्लोज करते रहे हैं. डिस्कस विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द सेगमेंटेशन, रैशनल, भाई किस बेसिस पे आपने सेगमेंट को आईएफआरएस 8 के अंदर क्लासिफाई किया है. तो भाई ये आपके पास आ गए प्रोसीजर्स. अब क्विकली जाते हैं आईएफआरएस 5 पे. आईएफआरएस 5 पे पहले हमने पूरी ट्रीटमेंट पढ़ी, फिर हमने कहा कि हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया है, सेल इज हाईली प्रोबेबल, वो सारा क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है. फिर कि एसेट शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड, रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. ये ट्रीटमेंट सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. और फिर प्रोसीजर्स, डिस्कस विद मैनेजमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेट फॉर द सेल, असेस मैनेजमेंट कमिटमेंट इन द बोर्ड मिनट्स में मैंने आपको बताया. ठीक है जी. उसके बाद आप देखें डिस्कस विद मैनेजमेंट एनी चेंजेस इन द प्लान्स. ठीक है जी. प्राइस को कंफर्म करें, मार्केट वैल्यू को, ये सारे प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दिए. उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया. तो देखें ऑडिट रिस्क क्या है. Further consideration is that asset for sale is likely to meet the definition of a discontinued operation if it operates in an independent business division, so it can be distinguished. And for financial reporting purposes, according to IFRS 5, once discontinued operation definition is met, its results should be presented separately in the profit or loss. The financial statement risk is that this separate presentation is not made. Simple. और फिर वही आपके पास प्रोसीजर्स आ गए. obtaining accounting records for component to ensure it is separately identifiable. ये discontinued operations के आपके पास audit procedures आते हैं. इससे पहले हमने डिस्कस किया भाई आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट. उसमें मैंने आपको बताया इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, और फिर मैंने आपको बताया उसकी ट्रीटमेंट्स, डबल एंट्रीज बताई उसकी आपको, वही इसका मतलब उसके ट्रीटमेंट्स. ठीक है जी. अब ऑडिट रिस्क देखें. IFRS 2 share-based payment requires that an expense should be recognized over the vesting period, calculated based on the fair value. Market conditions should be taken into account when determining the fair value. There may be the risk that no expense has been recognized, so operating expenses are anticipated. ठीक है जी. A further issue relating to the measurement of the expense. अब आप देखो कि वापस जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वही चीजें जो हमने चेक करनी है. देखो IFRS 2 में मैंने आपको क्या बताया था, रिस्क क्या है, इनकरेक्ट एस्टिमेट का, इनकरेक्ट फेयर वैल्यू का, इमीडिएट एक्सपेंस का, मिस क्लासिफिकेशन का, ये सारे रिस्क आपके सामने वही लिखे हैं. और इस पे एक और कॉन्सिक्वेंस है डिफर्ड टैक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IAS 12 का. IFRS 2 पे डिफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशंस होती है. ठीक है. ये रिस्क जो है वो एग्जामिनर हमेशा लिखता है कि जब भी IFRS 2 आता है. ठीक है जी. उसके बाद प्रोसीजर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर से इंक्वायर करें, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स देखें कि उनको कितनी ऑप्शंस दी हुई हैं. ठीक है. इक्विटी सेटल के लिए फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट देखें, कैश सेटल के लिए फेयर वैल्यू ईच रिपोर्टिंग डेट देखें, उसको फिर रिकैलकुलेट करें. ठीक है जी. ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपके पास लिखे हैं. तो ये बहुत आसान है अगर आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करें. तो इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं. एक हमने डिस्कस किया है IFRS 2, एक हमने डिस्कस किया IFRS 5, और एक हमने डिस्कस किया IFRS 8. अब इसी तरह हम फर्दर स्टैंडर्ड्स पे डिस्कस करेंगे. अब आपने करना ये कि आपने अपने अकाउंट में अकाउंटिंग माइंड में अकाउंटिंग रखनी है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑडिट रिस्क के अंदर ये आना है, 7 ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर ये आना है, कंप्लीशन रिव्यू पे ये आ जाता है तो आना है, रिपोर्ट की इम्प्लीकेशंस पे आपको अकाउंटिंग चाहिए. तो एटलीस्ट 3 सवालों के अंदर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए. तो अगर आपका पेपर ही टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो ऑडिट नाम किस चीज का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट. तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है तो फिर उसको ऑडिट कैसे करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें.